मैजिकल ब्रोकन बुलेट। सावनपुर नाम के गांव में लखपत राव नाम का व्यक्ति रहता था। लखपत राव हर रोज अपने गले में एक बैग को लटकाकर बुलेट पर घूमता था। एक दिन अपने बचपन के दोस्त धर्मेंद्र को मिलने के लिए वो बुलेट लेकर एक रेस्टोरेंट गया। लखपत राव होटल में धर्मेंद्र के सामने बैठकर धर्मेंद्र से, यार धर्मेंद्र, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी तूने मुझसे अपना दुख छुपाया। आई हर्टेड बस। सॉरी यार, मैं बचपन में ही दूसरे गांव चला गया था ना, तो मैंने समझा कि तू अब तक मुझे भूल चुका होगा, इसीलिए जब तूने फोन किया मैं खुशी खुशी चला आया। ठीक है, आखिर हम मिले तो सही, यही काफी है मेरे लिए। कहकर वेटर से 2 मिक्स नॉन वेज सूप और हाका चिकन ले आना भैया। मेन कोर्स बाद में बताएंगे। फिर धर्मेंद्र से, अब बताना यार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यार मुझसे गलती हो गई। मेरे पिताजी ने मेरे बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए जमा करके रखे थे। मैंने बिजनेस के लिए उनसे जबरदस्ती वो पैसा ले लिया। इस व्यक्ति ने मेरा बिजनेस सेटअप करने की बात की थी, वो मेरे पैसे लेके भाग गया। अब मेरी बहन की शादी अगले महीने ही है यार, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक उसी वक्त तुमने भगवान की तरह मुझे फोन किया यार। अगर तूने मुझे वो 5 लाख रुपए उधार दिए तो किसी ना किसी तरह वो पैसे तेरे लौटा दूंगा यार। अब मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद होने से तू ही बचा सकता है यार। अरे यार, मैंने तुझे बुलाया इसीलिए कि मैं तेरी मदद कर सकूं, और तू बड़ी बड़ी बातें करता है कि उधार दे दे, मैं चुका दूंगा, तू भगवान की तरह है। ये लो पैसे। कहकर अपने बैग में से 5 लाख रुपए निकाल के टेबल पर रखा। धर्मेंद्र उन पैसों को देखकर, यार लकी, तू सचमुच ये पैसे मुझे दे रहा है? क्या मैं अपने पिताजी को फोन करके शादी फिक्स करने के लिए कह दूं? जरूर करना यार, वो भी खुश हो जाएंगे। धर्मेंद्र ने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। तब तक लखपत राव ने वेटर से बिरयानी, रोटी, सब्जी सब मंगवाया। उन दोनों ने डटकर खाया। बाद में आइसक्रीम और केक भी मंगवाया। बाद में वेटर आया और बिल 5,000 रुपए हुआ है साहब, कौन भरेगा? धर्मेंद्र ने बिल छीना और कहा, और कौन, मैं भरूंगा, कहकर बिल चुकाया। उसके बाद धर्मेंद्र टेबल पर रखे 5 लाख रुपए लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जरा रुकना यार, अभी क्या कहा था तूने? बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो तूने खर्च कर दिए और ऊपर से उसे बिजनेस में इस्तेमाल किया। यानी तूने एक नहीं 2 गलतियां की हैं। तो मैं तुझ जैसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति की क्यों मदद करूं? मुझे तो तुझे अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। कहकर उन पैसों को अपने बैग में डाल लिया। फिर उस बैग के साथ अपने बुलेट में चला गया। धर्मेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। तब वो वेटर आया और, अरे साहब, वो वैसा ही है, उसके पास सिर्फ वो 5 लाख रुपए ही है, उसे ब्याज में देना सेफ नहीं है, ये सोचकर यूं लोगों को दिखा दिखा कर अपना उल्लू सीधा करता रहता है। सब ये सोचते हैं कि वो कोई ना कोई मदद करेगा, तो इस तरह उसके घर का किराया, फोन के बिल, बिजली के बिल सब भरते रहते हैं। कार, उसे पहनने के लिए कपड़े भी खरीद कर देते हैं। आखिर में वो यूं धोखा देता रहता है। सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू सर, कहकर वहाँ से चला गया। धर्मेंद्र परेशान हो गया। अब तो मैंने पिताजी को भी जबान दे दी। अगर इसने मुझे पैसे ना दिखाए होते तो बहन की शादी को पोस्टपोन तो कर सकता था। अब तो मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। अब मेरा जिंदा रहना बेकार है। यूँ सोचकर धर्मेंद्र सड़क पर दुखी दुखी जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़का रोता हुआ दिखाई दिया। देखा तो उसका खिलौने वाला बाइक 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। धर्मेंद्र ने उसके बाइक को गीली मिट्टी से जोड़ दिया। बस तुरंत वो लड़का एक देवता के रूप में बदल गया। धर्मेंद्र हैरान हो गया। भैया, इस रास्ते से सवेरे से बहुत सारे लोग गए हैं, पर किसी ने भी मुझे रोते हुए देखकर मेरी सहायता नहीं की। अरे बच्चा है, इसकी क्या मदद करे कहकर चले गए। पर आपकी चाहे जितने मर्जी समस्याएं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की। मेरे थोड़े से ही शक्ति है, उनमें से मैं एक शक्ति आपको देता हूँ। आप कोई भी वाहन को तोड़ सकते हैं, फिर उसे जोड़ सकते हैं। तदास्तु, कहकर गायब हो गया। धर्मेंद्र समझ नहीं पाया कि इस शक्ति का क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन धर्मेंद्र एक गली में एक बड़ा बैग पकड़कर खड़ा था। तभी लखपत राव अपने गले में एक बैग लटकाकर अपने बुलेट में वहां पहुंचा। अरे ये क्या यार, इस बैग में क्या है? कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि एक व्यक्ति ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया है। यार वो तो भला मानुस निकला। उसने मेरे 5 लाख के बदले में 20 लाख रुपए लाकर दिए हैं। उसने मेरे पैसे जरूरत के लिए इस्तेमाल किया था। बस मैं इन पैसों के साथ अपनी बहन की शादी कराने के लिए जा रहा हूँ।
अच्छा, मैं जानता था यार कि जरूर तू किसी ना किसी दिन अमीर बनेगा। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं बैठूंगा, पर ये बैग मैं नहीं उठा सकता यार। तुझे अपने गाड़ी के अगले हिस्से में रखना होगा इसे। ये कौन सी बड़ी बात है? ये मेरा छोटा कैश बैग तुम रख लो और तुम्हारा ये बड़ा कैश बैग मैं आगे रख लेता हूँ, बस। इस तरह लखपत राव ने उस बड़े बैग को बुलेट के पेट्रोल टैंक के ऊपर रखा। धर्मेंद्र उसके 5 लाख के कैश बैग को अपने पास रखकर पीछे बैठा। यूं वो थोड़ी दूर गए। धर्मेंद्र के सोचते ही उसका बुलेट 2 हिस्सों में टूट गया। लखपत राव ने इसका गौर नहीं किया। वो अगले हिस्से के साथ यूं ही चला गया। वो पुलिस चेकपोस्ट के पास जा पहुंचा। एसआई ने उसे रोका और ये क्या सिंगल व्हील ड्राइविंग कर रहे हो? इस बैग में क्या है? लखपत राव ने पीछे मुड़कर देखा और डर गया। एसआई ने उस बैग में से नोट निकाल कर देखा। वो एक तरफ ही छपा हुआ था। अच्छा, नकली नोट आधे बुलेट में सवार होकर स्मगलिंग कर रहे हो? चलो थाने। धर्मेंद्र ने उन 5 लाख रुपए से अपनी बहन की शादी कराई। उसके बाद धर्मेंद्र बाइक्स को, कार को, ट्रक्स को 2 हिस्सों में तोड़कर फिर से जोड़कर दिखाकर उसका वो प्रदर्शन करता था और इस तरह खूब पैसे कमाता था। जब लखपत राव जेल से छूटा तो धर्मेंद्र ने उसके 5 लाख रुपए उसे लौटा दिए। लखपत राव कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और अपने बाल नोचने लगा। बिग फुट बाइक। गुजरात राज्य में गौरवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके खेत से हो रही आमदनी से उसका परिवार का गुजारा नहीं होता था, तो उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और दूसरों के खेत जोतकर पैसे कमाने लगा। क्योंकि रामलाल अच्छा व्यक्ति था, तो गांव वाले अपने खेत जोतने के लिए उसे ही बुलाते थे। उसी गांव में चमनलाल नाम का एक धनवान भी था। वो बहुत नेक इंसान था। वो भी अपना खेत रामलाल से ही जुतवाता था। यूं कुछ समय बीतने के बाद शहर से चमनलाल का बेटा धीरू आया। वो बहुत घमंडी था। घर वालों से और मजदूरों से उसका बर्ताव ठीक नहीं होता था। एक दिन धीरू अपने पिताजी के साथ अपने खेत के पास गया। अपने खेत में कोई फसल नहीं दिखाई दी तो पिताजी को देखकर, ये क्या पिताजी, तक फसल नहीं उगाया, खेत को जुतवाया भी नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटे, अपना रामलाल दूसरे गांव में खेत जोत रहा है, इसीलिए उसने थोड़ा टाइम मांगा। ये बात सुनकर धीरू को बहुत गुस्सा आया। धीरू अपने पिताजी से, ये सब आपकी दी हुई छूट है, वरना हमारा खेत जोत कर गुजारा करने वाला ये मजदूर हमारे बुलाने पर भी ना आए। उसकी ये मजाल। मैंने सोचा शहर जाकर तुम पढ़ोगे तो शायद बदल जाओगे, पर यूं दूसरों का तिरस्कार करने की तुम्हारी ये आदत छूटी नहीं है बेटा। आपसे मजदूरों से तो काम लिया जाता नहीं, पर मुझे उपदेश देना खूब आता है। जाइए, आज मैं रामलाल की ऐसी तैसी करके ही आऊंगा। इंसान तो बातों से मान जाते हैं, पर ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। यूं सोचकर चला गया। अब धीरू अंधेरे में रामलाल की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ वहां टहल रहा था। रामलाल ट्रैक्टर चलाता हुआ घर लौटा। धीरू को देखकर रामलाल ट्रैक्टर से उतरा। धीरू बेटा, तुम गांव कब लौटे? ये बात सुनकर धीरू, कौन बेटा? किसका बेटा? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं मालिक और तुम मेरे नौकर हो। सुना है आजकल तुम्हें खूब चर्बी चढ़ी है, हमारा खेत जोतने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये बात सुनकर रामलाल, वाकई मैं थोड़ा बिजी हूँ बेटा, पिताजी को भी मैंने बताया था, मैंने पहले उनका खेत जोतने का वादा किया था, इसीलिए। ये सुनकर धीरू, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने बिजी हो और क्या वादा किया था। तुम्हें दोबारा इस जन्म में ट्रैक्टर चलाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हें कौन काम देता है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। एक जगह कुछ किसान जमा हुए तो धीरू वहाँ जाकर, देखे, आज से उस रामलाल को काम देना बंद कर दीजिए। ये बात सुनकर एक किसान, तो हमारा खेत कौन जोतेगा? मैं जोतूंगा, तुम सबका खेत मैं ही जोतूंगा। अब उस रामलाल के पास ना करने के लिए काम रहेगा, ना खाने के लिए खाना। तब वो और उसके परिवार का बुरा हाल होगा और वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, रामलाल को ना देकर तुम्हें काम देंगे, पर जोतने के लिए तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी तो नहीं है। काम तो ले लोगे, पर ना कर पाए तो रामलाल हमारा काम नहीं करेगा, तब हमारा क्या होगा? ये सुनकर धीरज सोचने लगा और फिर, ठीक है, आप सबको मैं एक अग्रीमेंट लिख कर देता हूँ। यदि वक्त पर आप लोगों का खेत में जोत ना सका तो साल भर आपके खेत में मुफ्त में ही जोतूंगा।
तब धीरू और किसानों ने उस कागज पर दस्तखत किया। धीरू कई लोगों के पास ट्रैक्टर मांगने गया, पर उसे कोई ट्रैक्टर नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट रहा था तो उसे सामने एक साइकिल दिखाई दिया। उसके पास ही कुछ ट्रैक्टर के पुराने टायर पड़े थे। वो देखकर उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन धीरू किसानों के पास आकर बहुत विश्वास के साथ तो जोतना शुरू करें? ट्रैक्टर कहाँ है? ये रहा, कहकर बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायरों से लगे हुए एक साइकिल को दिखाया, जिसके साथ एक हल भी जुड़ा हुआ था। क्या इस साइकिल से खेत जोतोगे? अरे मैं तो सोचता था कि तुम लोग सिर्फ मिट्टी के काम करते हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम सब लोग मिट्टी के माधो हो। ये बात सुनकर किसानों को बहुत गुस्सा आया, पर वो गुस्से को पी गए। अच्छी तरह सोच लो धीरू, एक बार खेत में उतरोगे तो उसे जोतकर ही बाहर आना होगा। अरे इस खेत को जोतने के लिए मेरा ये साइकिल काफी है, कहकर साइकिल चलाता हुआ खेत में गया। धीरू को देखकर किसानों ने फैसला किया कि यदि वो बिना जोते खेत से बाहर आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। धीरू साइकिल चलाने लगा। वो खेत के एक दो चक्कर मारने के बाद साइकिल मिट्टी में धंस गई। धीरू साइकिल को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगा, पर वो धंसा हुआ था। धीरू पसीने से लथपथ था और थका हुआ था। धीरू हिम्मत हारकर थक कर खेत से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तब खेत को घेरे हुए किसानों के पास एक हाथ में एग्रीमेंट और दूसरे हाथ में लाठी को देखकर धीरू वापस साइकिल पर जा बैठा और पेडल मारने लगा, पर साइकिल टस से मस नहीं हुआ। तब एक किसान दूसरे किसानों से, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से इसे 100 एकड़ जमीन इस साइकिल से जोतना होगा। सब जोर से हंसने लगे।